प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 68 है 68। और आज की जो डेट है वह है 22 दिसंबर 2020 और ये क्लास 10th की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। हम इतिहास का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति करेंगे इस वर्कशीट में। इस वर्कशीट में आपके 10 प्रश्न दे रखे हैं और ये 1 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो जो नेपोलियन का जो आखिरी युद्ध हुआ था 1815 में वाटरलू का, उसके बाद में जो नेपोलियन युद्धों के लिए जो बदलाव हुए थे, ठीक है, तो उन बदलावों को खत्म करना था। किस संधि का उद्देश्य था? ये था वियना संधि का उद्देश्य। किसका? वियना संधि, जो कि 1815 में ही हुई थी ये वियना संधि। इसको वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है इस संधि को। तो देखते हैं सारे प्रश्न इसके, इनके उत्तर, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि का, जिसको कांग्रेस संधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है? तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई फ्रांस में बदलाव होता है तो पूरे यूरोप में क्या होता है, बाकी यूरोप में उथल पुथल मच जाती है। तीसरा प्रश्न है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। चौथा प्रश्न है, सत्य व असत्य बताइए। सत्य व असत्य बताइए। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। बिल्कुल सही है ये। गैरिबाल्डी ने जो इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नामक एक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की थी, है ना, जिसको लाल कुर्ती नामक सेना कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। पांचवा प्रश्न दे रखा है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना सा है, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। बिल्कुल सही है ये। कारण दे रखा है आर, राष्ट्रवादी भावना मध्य वर्ग में काफी तीव्र गति से विकसित हुई। ये भी बिल्कुल सही है। तो कारण और संकल्पना दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। संकल्पना तथा कारण दोनों सही है। कारण का कल्पना सा की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। अब छठा प्रश्न है आपका, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पे रेखांकित जो है ना आपकी काबुल को कर रखा है, तो जो कि गलत है। जर्मनी में यहाँ पर रेखांकित किया जाएगा। तो काबुल को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है। तो जर्मनी की जगह पर क्या जाएगा? काबुल को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। जैसे जर्मनी में बिस्मार्क ने एकीकरण किया था जर्मनी का, ऐसे ही इटली के जो एकीकरण जो किया था वो काबुल ने किया था। इसलिए काबुल को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है और जर्मनी का बिस्मार्क तो है ही है जिसने एकीकरण किया था जर्मनी का। सातवां प्रश्न है, सही मिलान की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध इटली से था, नहीं, गलत। बी, मैसनी का संबंध जर्मनी से था, ये भी गलत है। काबुल का संबंध ब्रिटेन से था, ये भी गलत है। तो मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, बिल्कुल ये सही है ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? यानी कि इटली के एकीकरण के विषय से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जूसेपे मैसनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री काबोर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, ये भी सही है। इटली का राजा इन्होंने घोषित कर दिया था अपने आप को। ऑप्शन नंबर डी है, ओटोमन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, तो ये गलत है। ओटोमन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार था। किसका? जर्मनी के एकीकरण का। तो ये आंसर आपका, ये जो ऑप्शन डी है वो आपका गलत होगा, तो इसको ये आपको सही करना है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओटोमन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। ये क्या है आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या है, जो संबंधित नहीं है उसको छाट के बताना था आपका। ठीक, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए। तो ये चित्र दे रखा है आपका, एक महिला है ना, तो ये क्या है, जर्मनी के जो नारी रूपक है, जर्मनी का नारी रूपक जर्मेनिया, उसका चित्र है ये। किसका है? जर्मेनिया का चित्र है, जर्मनी के नारी रूपक जर्मेनिया का ये चित्र है। 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डैश यानी खालिस्तान ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, खालिस्तान में क्या लिखोगे आप? बिस्मार्क लिखोगे। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई थी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब आप इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने स्कूल के या क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो।